हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, लेंस की समता। लेंस की समता, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है लेंस की समता और पावर ऑफ लेंस? किसी लेंस की समता को हम कैसे बताते हैं, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या समता से समझते क्या है हम? लेंस की समता से क्या है? हमारी समता, हम क्या कितना उठा सकते हैं, उस हिसाब से हमारी वो समता हो जाती है। इसमें समता से क्या मतलब, लेंस का समता से क्या लेना देना? तो देखिए, लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को जो आ रही है इस पर, उसको मोड़ देता है। या तो अभिसारित कर देता, मान लो समांतर प्रकाश किरण, या तो अभिसारित कर देगा या अपसारित कर देगा। तो लेंस के अंदर यही तो एक गुण है काम करने का। तो लेंस की समता, वो ज़्यादा लेंस अधिक समतावान होगा जो ज़्यादा अपसारित कर दे, ज़्यादा मोड़ दे, ज़्यादा कोण पर मोड़ दे। यस, यही है लेंस की समता। लेंस की समता से यही मीनिंग निकलता है। ज़्यादा लेंस की समता से हम ये समझेंगे, ये वाला जो लेंस है ये प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ता है किसी दूसरे वाले से, जिसकी क्षमता कम है उससे ज़्यादा मोड़ता है, प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसारित या ज़्यादा अपसारित करता है। जैसे कि मैं बात कहूँ, एक लेंस बना के दिखाऊं, तो एक तरीके से ये प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की माप है। क्षमता क्या है? प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित और अभिसारित करने की माप है। कितना अपसारित और कितना अभिसारित करता है, ये लेंस की क्षमता से पता चलता है। ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। ओके, जैसे मैं एक बात बताऊं, ये लेंस बनाई, मुख्य अक्ष बनाई, एक प्रकाश किरण मैंने ली, ये मुख्य अक्ष से समांतर। अब ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर, वो फोकस से होते हुए जाएगी, तो हमने फोकस से माना यहाँ पर, ये फोकस हो गया, ठीक है। अब समांतर प्रकाश किरण फोकस से होते हुए रवाना कर दीजिए, तो ये प्रकाश किरण जो है इस तरीके से ये चली जाती है। ये लेंस ने ऐसा काम किया। तो लेंस ने कितना मोड़ा इसको, तो आप खुद देखिए, लेंस ने कुछ इतना इसको मोड़ दिया, जिसको मैं डेल्टा बोल सकता हूं। तो ये जितना ज़्यादा मोड़े, यही उसकी क्षमता है। ये मोड़ना ही उसका एक गुण है। तो जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्षमता, यही क्षमता में आता है। अब जैसे मान लो मैंने एक लेंस लिया और उसकी फोकस दूरी कम है, ये पर्टिकुलर लेंस है जिसकी फोकस दूरी आप देख रहे हो। एक मैंने और दूसरा लेंस लिया जिसकी फोकस दूरी कम है, इसी में दर्शा देता हूं, मैं इसी के अंदर दर्शाऊं। तो एक जो और लेंस ले लेते हैं जिसकी फोकस दूरी कम है, तो इसका मतलब उसका फोकस थोड़ा नज़दीक होगा। फोकस दूरी कम होने का मतलब फोकस थोड़ा नज़दीक हो गया। तो यही, जैसे मान लीजिए, तो समांतर ये वाली प्रकाश किरण जो है, वो आप कह सकते हैं यही वाली प्रकाश किरण जो इस तरीके से आ रही है, वो कैसे चली जाएगी, वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी। फोकस होते हुए जाना है ना, रूल तो ये कहता है फोकस से होते हुए जाओ। अब उसका फोकस जहां पर भी है वहां से होकर उसको जाना है। तो अगर आपने एक लेंस, ये दो फोकस नहीं होते एक लेंस में, ये दो कंडीशन अलग अलग बता रहा हूं, है ना। पहले एक अलग लेंस था, उसकी फोकस दूरी ये थी, तो उसका फोकस यहाँ पर बड़ी दूरी थी। अब दूसरा लेंस लिया है मैंने जिसकी फोकस दूरी थोड़ी सी कम है पुराने वाले से, तो ये फोकस दूरी कम है, तो फोकस थोड़ा नज़दीक आ गया। तो उस केस में देखो कहाँ से होके जाएगा। अब आप तुलना कीजिए, अच्छे से तुलना कीजिए कि किसमें ज़्यादा मोड़ा, इस केस में ज़्यादा मोड़ा या फिर इस केस में ज़्यादा मोड़ा। तो आप देख रहे हैं जिस केस में फोकस दूरी कम है, उस केस में लेंस द्वारा प्रकाश किरण को ज़्यादा मोड़ा गया। तो इसका मतलब समता ज़्यादा किसकी, ज़्यादा काम कौन कर रहा है? कम फोकस दूरी वाला लेंस, तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो फोकस दूरी कम, क्षमता ज़्यादा। कम फोकस दूरी, यह देखो सिद्ध हो चुका है, कम फोकस दूरी, क्षमता ज़्यादा, और इसका उल्टा, ठीक है। ये है, ये माप ही समता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये है लेंस की समता से जो हम समझते हैं, ये वाली बात, ठीक है। अब लेंस की समता का जो एक सिस्टमेटिक परिभाषा की अगर बात करें और एक सूत्र की बात करें, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं
लेंस की समता का सूत्र और उसकी पहले परिभाषा, परिभाषा से ही मिलने वाला है सूत्र। तो लेंस की जो समता होती है लेंस की समता वो उस कोण का कह सकते हैं, उस कोण का टेंजेंट कह सकते हो, स्पर्शज्या, उस कोण की स्पर्शज्या, किस कोण की? उस अभिसारित या अपसारित कोण की, जितने कोण से वो अभिसारित या अपसारित हुआ है, किस रेखा द्वारा या फिर कौन सी प्रकाश पुंज, उसका भी तो देना पड़ेगा, कौन सी प्रकाश पुंज अपसारित या अभिसारित हुई है, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो और अपने प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर हो। एक प्रकाश किरण, परिभाषा देख लीजिए, एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है और इससे प्रकाशिक बिंदु से एकांक दूरी पर है, तो मैंने यही प्रकाश किरण ली है। इस प्रकाश किरण द्वारा जो यह कह सकते हैं विचलन कोण कह सकते हैं, या जितने डिग्री से, जितने कोण से ये अभिसारित या अपसारित हुआ है, उस कोण की स्पर्शज्या, तो ये वाली प्रकाश किरण को लेना है। इसी के द्वारा यही जो जितने कोण पर हो रही है उसी का, ये कौन सी है? मुख्य समांतर और प्रकाशिक बिंदु से एकांक दूरी पर, ये जितने कोण पर अभिसारित या अपसारित होती है, ये देखिए, ये डेल्टा, इसकी स्पर्शज्या, इसकी स्पर्शज्या देखो डेल्टा, डेल्टा की स्पर्शज्या क्या हो? tan डेल्टा, tan डेल्टा। तो tan डेल्टा ही लेंस की समता है, ये tan डेल्टा को ही बोलेंगे लेंस की समता। हर किसी प्रकाश किरण के डेल्टा की बात नहीं करते हम, यही वाली प्रकाश किरण है ना, नहीं तो एक ही लेंस की तो कहीं हर दूसरी प्रकाश किरण का डेल्टा अलग होगा। लेंस एक ही, हर दूसरी प्रकाश किरण का अपना एक अलग डेल्टा हो सकता है। तो हर एक के लिए एक डेफिनेशन फिक्स कर दी, तो सबके लिए एकांक दूरी और प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है, उन्हीं के लिए डेल्टा लेंगे तो वही उसकी समता को व्यक्त करेगा। इसको हमने ऐसे परिभाषित कर रखा है, ठीक है। अब ये जो समता है, इसका सूत्र क्या बना सकते हैं आप देखिए, अगर मैं इसको कहूँ ये अपने h है, ये जो दूरी h है, ये आपको मालूम है ये दूरी कितनी है? स्मॉल f, फोकस दूरी है। और अगर ये डेल्टा है, ये और ये दोनों समांतर है, तो अगर ये डेल्टा है तो ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया, तो ये भी कितना हो गया? डेल्टा, एकांतर कोण, ये डेल्टा तो ये डेल्टा। तो tan डेल्टा बराबर क्या हो गया? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। हाँ, अगर डेल्टा छोटा है उस केस में tan डेल्टा डेल्टा के बराबर होगा, परंतु हमें उसको p ही बोलना पड़ेगा, है ना। होने को tan डेल्टा डेल्टा के बराबर हो सकता है अगर छोटे होने के केस में, तो tan डेल्टा को डेल्टा लिख सकते हैं अपन। तो है तो ये क्या? p, p माने लेंस की समता, लेंस की समता को हम p से डिनोट करते हैं, तो ये p है h बटा f, ठीक है। अब h का मान भी रखना है ना हमें साथ में। h का मान देखिए क्या है, h का मान, ये आपने जो दूरी ली है, हमने कौन सी प्रकाश किरण या कौन सा प्रकाश पुंज लिया है जो इससे एकांक दूरी पर हो, तो इसका मान तो एक ही तो है, और फिर f, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया अपने। यह है पावर, लेंस की जो पावर है उसका फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये लेंस की समता है। अब आप देखेंगे लेंस की जो समता है वो एक तरीके से फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। फोकस दूरी को एकदम उल्टा कर दिया, 1/f कर दिया, यही लेंस की समता है। तो लेंस की समता का पूरी तरीके से फोकस दूरी पर निर्भर है। तो इसका मतलब फोकस दूरी जैसे जैसे जिस जिस पर निर्भर होती है, उसका साइन जिस जिस पर निर्भर है, वो जिस जिस भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, वैसे के वैसे जो है पावर जो है, क्षमता जो है, वैसे के वैसे निर्भर करेगी। देखिए पावर का अगर साइन अगर माइनस है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है?
माइनस के लिए, फोकस दूरी के लिए माइनस कौन सा होता है, किसके लिए होती है माइनस, अवतल लेंस के लिए। तो इसका मतलब माइनस है, क्योंकि आप खुद देखिए माइनस आया कैसे होगा, जब फोकस दूरी को माइनस रखा होगा। फोकस दूरी को माइनस क्यों रखा, क्योंकि अवतल दर्पण लेंस था, अवतल लेंस था तो ये माइनस, फिर माइनस रखा तो ये मान आया माइनस। तो इसका मतलब इसका माइनस, जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस का आएगा, है ना। ये प्लस होगा तो ये भी उस समय क्या होगा, प्लस का होगा। तो इस चीज़ से अपन समझ सकते हैं। और जैसे आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस निर्माण सूत्र, उसके अंदर फोकस दूरी किस किस में निर्भर करती थी, वैसे के वैसे ये भी निर्भर करती है। लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर 1/f बराबर होता है μ2 1 - 1 1/r1 - 1/r2। तो उसके अंदर 1/f को p नहीं लिख सकते क्या, तो वो समता का फॉर्मूला हो गया। तो वैसे वैसे समता भी उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करती है जिस पर कौन करता है, f। तो इसका जो चिन्ह है पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव चिन्ह है इसका प्लस p। अगर p प्लस का हो, ये अगर पॉजिटिव हो तो कौन सा जो हो जाएगा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। और p माइनस का हो तो हो जाएगा अवतल लेंस। सेम क्या किसकी तरह, फोकस दूरी की तरह, ठीक है। हाँ, अब इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक देखिए, पावर का मात्रक, समता का मात्रक क्या होगा, 1/f सूत्र है, f फोकस दूरी है, दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो ये है मीटर इनवर्स, नीचे मीटर है तो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, समता का मात्रा है। और डायोप्टर, डायोप्टर ये ज़्यादा काम में लिया जाता है लेंस की समता के लिए। डायोप्टर कैपिटल D से इसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये मात्रक ज़्यादा काम में लेते हैं, वो भी है, ठीक है। और ये डायोप्टर है तो भी राइट है। ओके, एक और बात मुझे आपको बतानी है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कह दिया फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आप समता ज्ञात कीजिए। तो जल्दबाजी में बच्चे 1/ यहाँ पर 25 लिख देंगे, क्योंकि फोकस दूरी 25 है, ठीक, साइन के साथ में 25 मान लीजिए, जो कि, और हाँ जो भी आंसर आएगा वो उनको डायोप्टर में लिख देंगे, क्योंकि मात्रक है ना, ज़्यादा प्रचलित मात्रक ये है डायोप्टर, तो डायोप्टर में लिख देंगे, जो कि होता है रॉन्ग। डायोप्टर मात्रक तभी लगेगा जब फोकस दूरी को आपने मीटर में लिया है। आप डायोप्टर तभी लगा पाएंगे पीछे जब फोकस दूरी आपने मीटर में ली है। आपने सेंटीमीटर में रख दिया, ज़्यादातर यहाँ पर मिस्टेक कर ही जाते हैं बच्चे। तो आपको हमेशा फोकस दूरी को मीटर में यहाँ पर रखना है, ताकि आपका डायोप्टर में आंसर आ सके, आप डायोप्टर में लिख सकें उसको, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे डायोप्टर के अंदर, है ना। एक और बात, जैसे आप डायोप्टर में मान पड़ा है, अगर आपकी फोकस दूरी आई है, डायोप्टर का मान आ गया, तो आप फोकस दूरी निकाल देंगे, तो जो फोकस दूरी आएगी वो मीटर में आएगी। ये आप चीज़ समझते हैं इस चीज़ को। तो ये अपन ने लेंस की समता से संबंधित बातें की, जो कि सिंपली फोकस दूरी का व्युत्क्रम, मात्रक, डायोप्टर और समता होती क्या है, उससे हम क्या मतलब समझते हैं, और समता से लेंस के का मतलब लेंस की कौन सी समता है, उससे भी वो भी हमने बात कर ली। अब हम जो है बात करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा लेंस को सटा के रख देते हैं, पास में रख देते हैं, तब क्या होता है, जो उसकी नई फोकल लेंथ क्या बन जाती है, हमें ये निकालना है। तो हम पढ़ रहे हैं लेंसों का संयोजन। आपने देखा होगा कहीं कैमरा के अंदर एक लेंस नहीं लगा होता है, कई सारे लेंस लगे होते हैं, है ना। वो हमारे उद्देश्य के लिए, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए, अगर हमें ज़्यादा दूर का देखना है अच्छे से, तो उस हिसाब से हम एक लेंस से हमारा काम चलता नहीं है, तो हमें 1-2 लेंस और भी अटैच करते रहते हैं आगे, कैमरे के आगे आगे, या फिर अंदर ही कैमरे के अंदर ही इनबिल्ट कुछ लेंस लगे होते हैं। एक लेंस जरूरी नहीं एक ही लेंस हो। तो लेंसों का संयोजन कुछ सोच के किया जाता है ना। कोई मान लो कोई एक फोकस दूरी का चाहिए लेंस, अब वो फोकस दूरी का लेंस आपके पास नहीं है, बट आपके पास कई सारे अलग अलग फोकस दूरी के लेंस है, तो आप उनको, अगर आपको मालूम है संयोजन किस तरीके से करना चाहिए, संयोजन का सूत्र आपको मालूम है, तो आप कोई भी 2 लेंस को सटाकर एक ऐसा लेंस बना सकते हैं जिसकी फोकस दूरी आपको, जिस फोकस दूरी का लेंस आपको चाहिए था, है ना। सेम रेजिस्टेंस के अंदर, प्रतिरोध में आप कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए 4 ओम का प्रतिरोध चाहिए, नहीं है उस समय, बट 3 का 1 है, 1 का 1 है, तो आप 3 और 1 वाले को आप सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो आपको 4 ओम के प्रतिरोध का फायदा मिल गया है। 4 ओम का प्रतिरोध आ गया एक तरीके से, वो एक 4 ओम का एक प्रतिरोध मानो, या 3 और 1 को श्रेणी क्रम में बोलो, दोनों ही बात एक ही है।
तो इस तरीके से हमें, इस वजह से हमें लेंसों का संयोजन करना पड़ता है ताकि हम कोई एक नई फोकस दूरी का लेंस, एक लेंस बना सकें। ठीक है, तो हम दो लेंस लेते हैं, लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो लेंस ले रहे हैं, एक लेंस ये हो गया, एक और दूसरा लेंस ले लीजिए जो इसको स्पर्श करते हुए कोई और फोकस दूरी का है, जरूरी नहीं है इतना ही फोकस दूरी का है, बराबर फोकस दूरी का हो जरूरी नहीं है। ये दो लेंस, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये इसका प्रकाशीय केंद्र। दोनों लेंसों का नाम दे दीजिए। इस वाले लेंस को मैं L1 लेंस बोल देता हूँ, इस वाले लेंस को L2 लेंस बोल देता हूँ। इस वाले लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए f1 है, इस वाले लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए f2 है। ठीक है, अब ये दोनों लेंस जो है, इन दोनों लेंस से कोई एक वस्तु रखी हुई है इसके सामने, अब हमें देखना है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक वस्तु मान लीजिए, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ये वस्तु O जिसे कह दूं मैं, ऑब्जेक्ट। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? तो अब सबसे पहले इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। एक प्रकाश किरण आपको मालूम है हम कौन से लेने वाले हैं, ये वाली लेंगे जो सबसे सुविधाजनक, ये देखिए, क्योंकि बिना मुड़े ये सीधी निकल जाती है। तो एक प्रकाश किरण ये ली है ना, यहाँ पर आने के बाद वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी इस तरीके, वो प्रकाश के केंद्र पर आपतित हो रही है। ओके, एक और प्रकाश किरण लेना पड़ेगा। तो एक प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, एक प्रकाश किरण इस तरीके से इस पर आपतित होती है। हाँ, इस पर दो बार अपवर्तन होगा, और आपको मालूम है एक उत्तल लेंस से इस तरीके से अपवर्तन होगा तो कैसे मुड़ेगी, हमें दो बार करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट मालूम है ये नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी। दो बार होने के बाद में फाइनली ये नीचे की तरफ ही बैंड होने वाली है। तो ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये दूसरे लेंस पर आई है, तो दूसरा लेंस फिर इसका अपवर्तन करेगा और फिर इसको मोड़ के नीचे की तरफ डाल देगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से अपवर्तन होगा इस वाली प्रकाश किरण का, और फाइनली ये इस तरीके से निकलेगी। फाइनली दोनों जो लेंस है, दोनों लेंस से निकलने वाली जो प्रकाश किरण है, अपवर्तित किरण, दोनों लेंस है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों कहाँ पर मिली, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। दोनों यहाँ पर मिली है तो यहीं पर उस O का प्रतिबिंब बनेगा, जिसको मैं I बोलूँगा, I प्रतिबिंब के लिए, ये O का प्रतिबिंब। इस तरीके से हमने प्रतिबिंब कर लिया, बना लिया। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, अब हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन किसके लिए करेंगे? तो देखिए, हमें, आपको मालूम है कि ये दो लेंस है, बट दो लेंस से होने से क्या होगा, हमें दो वस्तुएं थोड़ा दिखाई देगी, दिखाई तो एक ही दे रही, देखो I। ठीक है, 10 लगा दो, एक ही दिखाई देगी। तो हमें तो एक ही वस्तु दिखाई देगी, जबकि लेंस इतने सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 2, 3 और 1 का प्रतिरोध जोड़ दिया सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो वो 4 ओम का एक प्रतिरोध लगाओ उसकी जगह पर,
या फिर 3 और 1 का लगाओ, दोनों का सेम रिजल्ट है, सेम यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर ये एक लेंस की तरह काम कर रहा है। ये अब ये दोनों मिलकर एक लेंस की तरह काम कर रहे हैं, पर वो जिस एक लेंस की तरह काम कर रहे हैं हमें उसी की फोकस दूरी चाहिए। तो हमने दो को संयोजित तो कर लिया, अब संयोजन करने के बाद में अब ये एक लेंस, जिसे सिस्टम ऑफ लेंस कह सकते हैं, लेंसों का निकाय कह सकते हैं, एक लेंस निकाय की तरह कार्य करता है और हमें उस लेंस निकाय की फोकस दूरी चाहिए। ये जिस एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, जितने भी होंगे वो सब मिलकर एक ही लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। तो हमें देखना है वो जिस एक लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, जिस लेंस के निकाय की तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, हम उसकी फोकस दूरी निकाल देंगे और वही फोकस दूरी का सूत्र हमें चाहिए, जिसको हम प्रभावी फोकस दूरी भी कह सकते हैं, आप है ना। निकाय की फोकस दूरी, लेंसों के निकाय की फोकस दूरी को आप प्रभावी फोकस दूरी भी कह सकते हैं। वो सूत्र मिल जाने पर हम दो जो लेंस लिए उसकी फोकस दूरी से उसका रिलेशन मिल जाएगा। तो कभी भी हम एक अपने मन चाहे फोकस दूरी का लेंस बना सकते हैं बिना वो एक लेंस के। कुछ 2-4 अगर लेंस हो तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, लेंस सूत्र लगाते हैं, इसके लिए भी इसके लिए भी। क्यों कि लेंस सूत्र तो एक ही लेंस के लिए होता है, दो लेंस के लिए साथ में लेंस सूत्र नहीं लगता। तो पहले L1 लेंस के लिए मुझे लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लेंस सूत्र क्या है, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं, लेंस सूत्र है क्या। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अगर मैं L1 के लिए लेंस सूत्र लगाऊं तो मुझे L1 लेंस की फोकस दूरी मालूम होनी चाहिए, मालूम है। L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति, हम प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति तभी निकाल पाएंगे जब हम प्रतिबिंब और बिंब पता कर पाएं L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब और बिंब क्या है। आपको लगेगा सर पता ये बिंब और प्रतिबिंब, बिंब वो है और प्रतिबिंब आई है, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों लेंस के लिए प्रतिबिंब और बिंब एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये सूत्र लगाने से पहले किसी भी लेंस के लिए हमें उसके प्रतिबिंब और बिंब के बारे में जानना पड़ेगा कि इसका प्रतिबिंब और बिंब कौन है, तभी सूत्र लगा पाएंगे। क्योंकि v और फिर u कैसे लगाएंगे, उसमें v का मान और u का मान क्या रखेंगे। तो सबसे पहले मैं L1 लेंस के लिए बात करता हूं कि L1 लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ है और बिंब कहाँ है। ठीक है, L1 लेंस के लिए तो सबसे पहले L1 लेंस के ऊपर आते हैं भाई। अब L1 लेंस का बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। तो मैंने जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में भी आपको बताया है ये चीज़ कि L1 लेंस के लिए प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, दो प्रकाश किरण, एक यूँ आई है एक ऐसे ऐसे आई L1 लेंस पे। तो L1 लेंस चाहेगा मेरा बिंब कहाँ पर है, तो L1 लेंस अपनी आने वाली प्रकाश किरणों को वापस भेजेगा, जाओ मेरे ऊपर आने वाली प्रकाश किरण जाओ वापस, और जहाँ पर पीछे बढ़ाएगा और जहाँ पर मिलेगी तो वो L1 लेंस के लिए बिंब हुआ। तो पीछे गई, ये वाली पीछे गई, देखो यहाँ पर, तो L1 लेंस के लिए बिंब हुआ O। तो इसके लिए बिंब क्या है, O बिंब है, जो कि कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक में पीछे बढ़ाने पर ये देखो O पर मिली है, वास्तविक बिंब हुआ। ठीक है, अब इसके लिए प्रतिबिंब सेम वही बात, इससे निकलने के बाद जो प्रकाश किरण जो इस पर आई है उससे निकलने के बाद कहाँ पर मिलती है, तो जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर हम कहें प्रतिबिंब बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये प्रकाश किरण ऐसे ये मिली, नहीं, प्रकाश किरण L1 से ऐसे निकली है, बट इसका ये यहाँ पर ऐसे मुड़ना ये L2 के कारण हुआ है, इसमें L1 का कोई हाथ नहीं बेचारेगा। तो इसका मतलब हमें तो L1 के लिए समझना है, सूत्र तो L1 के लिए चाहिए, L2 यहाँ पर कर क्या रहा है, L2 को भूल जाओ। अब देखो L1 इसको कहाँ पर भेजेगा, सिर्फ L1 की ताकत देखनी है, L1 इसको कहाँ पर भेजेगा, तो L1 कहाँ पर भेजेगा, अगर सिर्फ L1 होता तो इसको कहाँ पर भेजता, ये देखिए यहां पर, तो आप देख पाएंगे दोनों के दोनों प्रकाश किरण जो है
यहां पर मिल गई। और यहां पर अगर L1 होता तो प्रतिबिंब यहां बनाता। इसको मैं बोलता हूं आई डैश। बना नहीं है इन दोनों की वजह से, सिर्फ L1 की वजह से बना है। तो हमें L1 का फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे सिर्फ L1 की कहानी चाहिए, L2 की नहीं चाहिए। L2 ने बीच में क्या किया ये हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं पहले से ही बता दूं कि जैसे ये देखिए बिंब है, तो बीचों बीच में से ये दूरी बता दीजिए, ये कौन सी दूरी हो गई। अगर बिंब है तो बिंब से दूरी क्या होती है, ठीक है, u। मान लिया ये u दूरी है बिंब से, बीच में से लेंगे कहीं से। एक जैसे यहां पर ये दूरी रही, देखो ये किसकी, प्रतिबिंब की दूरी है। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, v से। एक और दूरी है देखिए जो अब आई है, ये दूरी क्या है, कोई भी दे दीजिए। जैसे मान लो ये पहले के प्रतिबिंब के लिए है तो इसको v डैश दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, हम नोटेशन कौन सा देते हैं, v डैश। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, हाँ, प्रतिबिंब की बात की जाए तो L1 जो है कहाँ प्रतिबिंब बनाता, तो L1 क्या है, मेरे से निकलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ जा रही है, तो ये रही, और दूसरी ये रही, दोनों यहाँ पर आ रही, तो ये उसका L1 का प्रतिबिंब हो गया। तो L1 का प्रतिबिंब क्या हुआ, कहाँ पर, आई डैश प्रतिबिंब। बट कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है या आभासी है, आभासी है, यहाँ बना नहीं है, यहाँ नहीं बना है L1 का प्रतिबिंब। L1 का क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में प्रतिबिंब नहीं बना है, वास्तव में प्रतिबिंब तो यहाँ बना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है वहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब। अब समझ में आ गया होगा। अब जब इनके बिंब और प्रतिबिंब के बारे में बात हो गई, पता चल गया बिंब कौन है प्रतिबिंब कौन है, तो अब मैं u और v बता सकता हूँ। अगर इसके लिए बिंब L1 के लिए o क्या नाम है, o है प्रतिबिंब, तो इसके जो क्या कह सकते हैं, बिंब की दूरी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी। बिंब की स्थिति u जो है इसके लिए u ही है। और अगर देखें प्रतिबिंब की स्थिति v के लिए, v इसके लिए, तो प्रतिबिंब बना रहा है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो ये है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो उसके लिए v जो है वो v डैश हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी थी। तो अब हम लेंस सूत्र लगाते हैं इसके अंदर, 1/, अब आप देखिए f लिखना है, तो पहले वाले के लगा रहा हूँ, तो f क्या है यहाँ पर, f1 बराबर 1/v। प्रतिबिंब की स्थिति, इस वाले के लिए प्रतिबिंब ये रहा, उसकी स्थिति v डैश माइनस 1/u। 1/u का मतलब होता है बिंब की स्थिति, बिंब है इसके लिए o, जिसकी स्थिति है u। समीकरण नंबर 1, बहुत आसान है। ऐसा का ऐसा जो है हम काम करेंगे किसके लिए, लेंस नंबर 2 के लिए, L2 लेंस के लिए। सबसे पहले इसके लिए बिंब और प्रतिबिंब चुनते हैं भाई, कौन है इसके लिए बिंब। तो L2 पर जो प्रकाश किरण आई वो ऐसे आई, पहली ये और दूसरी प्रकाश किरण L2 पे ऐसे आई। L2 ने कहा वापस जाओ ताकि आप देख सकें कहाँ से आई हो तुम दोनों, ये गया इधर, ये गया इधर, ये कभी पीछे कभी मिलेगी नहीं। तो L2 के लिए उस तरफ कोई बिंब है ही नहीं, L2 को उधर कोई बिंब नहीं लगेगा। अब ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते, जब एक तरफ जाकर उसकी वास्तविक दिशा में जब नहीं मिले तो फिर उसकी उल्टी दिशा में बढ़ाओ, उल्टी दिशा में बढ़ाओ, तो उल्टी दिशा में बढ़ाया इसको, ये ऐसी दिशा में नहीं मिली तो इसको उल्टी दिशा में बढ़ाया, ये वाली इस दिशा में नहीं मिली तो इसको उल्टी दिशा में बढ़ाया, ये कहाँ पर मिली, आई डैश। इस पर आपतित किरणें अपने वास्तविक दिशा में तो नहीं मिली पर पीछे बढ़ाने में मिल गई, मतलब दूसरी दिशा में बढ़ाने में मिल गई। इसका मतलब ये है प्रतिबिंब, आई डैश प्रतिबिंब है इसका। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या, सॉरी बिंब है, आई डैश इसका बिंब है। आपतित किरण को अभी तो हम आपतित किरण का देख रहे हैं ना, जो आई है उनका देख रहे हैं, तो ये बिंब के लिए बात हो रही है अभी कि जहां से आई है उनको वापस पीछे बढ़ाइए, नहीं मिल रही उधर तो इस तरफ बढ़ाइए, तो ये बिंब यहां पर मिला, तो आई क्या नाम है, ये हो गया बिंब, आई डैश बिंब। बट आपको मालूम है ये बिंब नहीं है, तो फिर ये बिंब कैसा हुआ, आभासी। L2 के लिए बिंब है बट बिंब कैसा हुआ, आभासी। दूसरी बात करें, बिंब के बारे में बात हो चुकी है, अब हमें बात करनी है I2 के लिए प्रतिबिंब की। तो I2 से निकलने वाली प्रकाश किरण ये गई इधर, I2 से निकलने वाली ये गई इधर, और देखिए वास्तव में मिल रही है यहाँ पर।
तो ये प्रतिबिंब हुआ पहली बात तो ये, क्योंकि अपवर्तित किरण यहाँ से निकलने के बाद मिलने ये यहाँ पर तो प्रतिबिंब है और एक्चुअल में यहीं पे बना है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, आई प्रतिबिंब है, और वो भी कैसा, वास्तविक। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसका मान रख देते हैं, यहां पर हम लेंस सूत्र में मान रख देंगे 1/, तो लेंस सूत्र ये रहा f, तो दूसरे वाले का जो फोकस दूरी है वो f2 है, 1/v, v यहां पर ये रहा, ठीक है। और आप देख रहे हैं है तो प्रतिबिंब की स्थिति, और इसके लिए प्रतिबिंब है ही आई, तो इसके लिए v हुआ, तो 1/v माइनस 1/u, u क्या है, बिंब की स्थिति, L2 के लिए बिंब हुआ ये, तो उसकी स्थिति क्या हुई, v डैश। इसे दे देती समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए आप, 1 व 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे ताकि v डैश गायब हो जाएगा, तब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 समीकरण 1 प्लस 2, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर। अब आप देखिए जब राइट हैंड साइड जुड़ेगी तो 1/v डैश प्लस का है, 1/v डैश माइनस का है, तो ये तो हो गया कट 0, बचा क्या राइट हैंड साइड में, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये मिला। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। अब जो है हमको मालूम है ये दोनों लेंस मिलने से ये एक लेंस के भांति कार्य करता है, या जितने भी लेंस मिल गए उस वो एक लेंस के भांति कार्य करते हैं। तो एक बार इसको एक लेंस की तरह मान लीजिए कि एक लेंस है, निकाय लेंस का एक निकाय है, एक लेंस का निकाय है कोई, ये कोई एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक ही लेंस की भांति कार्य कर रहा है। मैंने एक लेंस बनाया इसका, दोनों से मिलकर बना एक लेंस। अब हमें इस लेंस की फोकस दूरी, ये लेंस ऐसे बना हुआ नहीं है, ये माना गया लेंस है कि ये दोनों लेंस एक लेंस के भांति कार्य कर रहे हैं, तो मैंने एक इमेजिनरी लेंस बनाया है कि ये एक लेंस है और जिसका प्रभाव वही होगा जो इन दोनों को मिलाने पर होता है। मैंने एक वैसा लेंस बनाया है जिसका प्रभाव जो इसी तरीके से, जो अगर ये अकेला लेंस होता तो भी ये ऐसे ही काम करता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता, और दो लेंस मिल गए तो भी यही किया, तो मैंने वो लेंस बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस लेंस की भांति कार्य करे, या ये बड़ा वाला लगाऊं या छोटा वाला लगाऊं, तो हमें इस लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, जो ये दोनों लेंस या जितने भी लेंस मिलकर एक लेंस की तरह भांति कार्य करे, एक लेंस निकाय की तरह कार्य कर रहे हैं, उस लेंस निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करनी, मतलब इसकी। तो इसको एक लेंस अगर माने तो इसकी फोकस दूरी हमें क्या माननी है, f माननी है, हमें यही निकालना है, ठीक है। ये लेंस, इसकी फोकस दूरी f है। अब इसके लिए जब मैंने इसको इस लेंस निकाय की जब बात करता हूँ, तब अगर मुझे इस पर भी तो लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं इस पर भी लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। इसको अगर एक लेंस निकाय की तरह मान लिया जाए तो इस लेंस का, इसके लेंस के लिए भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेंस फार्मूला। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, अगर ये एक लेंस है तो इसके लिए बिंब कौन है और प्रतिबिंब कौन है। तो आप खुद देखिए, इस लेंस के लिए प्रकाश किरण आ रही है इस तरफ, ऐसे इस लेंस के अंदर, तो बिंब हुआ ये, और इस लेंस से निकलने के बाद प्रकाश किरण जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए प्रतिबिंब हुआ आई। तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब O है और बिंब O है और प्रतिबिंब क्या है, आई है, क्योंकि आ कहाँ से रही है, इधर से, तो ये बिंब हुआ इसके लिए। तो एक्चुअल में इसके लिए बिंब यही है और इसके लिए प्रतिबिंब यही है, ठीक है, O और I। तो हम कह सकते हैं संयोजन से बने लेंस निकाय, संयोजन से बने लेंस निकाय की फोकस दूरी f है, ठीक है। संयोजन से जो लेंस निकाय बना उसकी फोकस दूरी कितनी है, f। अब इसको एक बार
पीछे वाले को भी एक बार वो पुराने वाले लेंस को भी हटा देते हैं, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के हिसाब से था, तो उसको हटा के हमें फिर से समझना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब हमने जो किया एक बार में हम वापस कर देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। अब हम वो चीज़ वापस लिख सकते हैं कि जो समीकरण से बने लेंस निकाय, लेंसों के संयोजन से बना लेंस निकाय के लिए लेंस सूत्र। अब लेंस निकाय के लिए लेंस सूत्र लगा दीजिएगा, तो कैसे लगाओगे? 1/f, क्योंकि लेंस निकाय की फोकस दूरी हमने क्या मानी? f, जिसे हम इफेक्टिव फोकल लेंथ, प्रभावी फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हमें निकालना है, तो जिस लेंस की तरह कार्य करता है उस लेंस की फोकस दूरी। दूसरी बात, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है, अच्छा, ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में समझ गए। इसके जो लेंस निकाय का वस्तु यही है और प्रतिबिंब यही है, तो जब u वस्तु की दूरी स्थिति u और प्रतिबिंब की स्थिति v है इसमें, तो फॉर्मूला पूरा कर दे कंप्लीट। 1/v माइनस 1/u, v यहाँ पर v है और u यहाँ पर u ही है इस लेंस निकाय के लिए। ओके, इसको दिया समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 व 4 को देखें और कंपेयर करें कि दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगी। समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर क्या है? 1/f1 प्लस 1/f2, और यही हमारा जो लेंसों के संयोजन से प्राप्त सूत्र है लेंसों के संयोजन के लिए। जब हम लेंसों का संयोजन होता है तो उसके लिए ये सूत्र अप्लाई होगा कि वो जिस लेंसों का संयोजन तो कर दिया आपने 2-3 लेंस का, उससे फिर जो एक लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है उसकी फोकस दूरी ये होगी, वो इस फोकस दूरी के लेंस निकाय के भांति कार्य करेगा संयोजन के फलस्वरूप। जैसे 3 और 1 ओम के प्रतिरोध को जोड़ा तो 4 ओम के प्रतिरोध के भांति कार्य कर रहा है। अब 4 लगाओ या 3 प्लस 1 लगाओ श्रेणी क्रम में, दोनों एक ही बात है, सेम। अगर मैं F1 और F2 का लगाऊं इस तरीके से तो भी वही काम होगा, 2 लेंस जोड़ दूं, और या फिर F का लगाऊं 1 तो भी वही बात होगी। तो इससे अपन को, अगर अपन को F फोकस दूरी का नहीं मालूम, नहीं पता, या फिर हमारे पास नहीं है अगर हमारे पास लेंस, बट F1 और F2 का है, तो उसको ऐसे संयोजित कर दीजिए। इस तरीके से संयोजित करोगे तो आपको वही F फोकस दूरी का लेंस आपके लिए वो बन जाएगा, वो इस तरीके से काम करेगा, वो संयोजन इसी तरीके से काम करेगा ताकि उसकी फोकस दूरी f हो। तो इसलिए हम ऐसा ये कार्य करते हैं। ओके, अब इसके अंदर आप कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले को थोड़ा और ठीक से करें तो 1/f बराबर हो गया f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, रेसिप्रोकल कर दीजिए, f इज इक्वल्स टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अगर जो क्या कह सकते हैं, लेंस 2 ना हो, कई सारे लेंस हो, n लेंस के लिए, n लेंसों के लिए के संयोजन के लिए, n लेंसों के संयोजन के लिए, अगर n लेंसों का संयोजन हो रहा है तो हम कहेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn। समझ गए? इस तरीके से n लेंसों के संयोजन से फिर निकाय की फोकस दूरी इस तरीके से निकालेंगे। ये भी फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अब आपको निकाय की समता भी ज्ञात करने को बोल सकता है, तो निकाय की समता कैसे ज्ञात करेंगे? फोकस दूरी से मिल जाती है समता भी, तो इसके लिए कुछ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 1/f जो है वो निकाय के फोकस क्या कह सकते हैं, f तो निकाय की फोकस दूरी, तो 1/f क्या हो गया? निकाय जो निकाय वाला लेंस है उसकी समता। ये पहले वाले लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f1 क्या कहता है? पहले वाले लेंस की समता। ये 1/f2 दूसरे वाले लेंस की समता। तो ये देखिए इस तरीके से समता
किस तरीके से निर्भर करती है, या फिर अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसों को जोड़ दिया जाए तो उनकी समता इस तरीके से जुड़ेगी। जब आप जोड़ेंगे तो बीजगणितीय रूप से जोड़ना, ये बात ध्यान रखना, है ना। आपको लगेगा भाई दो लेंस कैसे भी जोड़ दीजिए हमेशा उनकी समता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी पता चलेगा कि भाई दो लेंस जो जोड़े वो समान एक जैसी प्रकृति के, अलग अलग प्रकृति के, एक प्लस वाला हुआ एक माइनस वाला, एक कॉनकेव हुआ एक कॉन्वेक्स, उत्तल या उत्तल हुआ, तो फिर बढ़ने की जगह घट भी सकती है। तो ये बात ध्यान रखें, इनका जो जोड़ना है चिन्ह के हिसाब से रखना है, बीजगणितीय योग करना है। तो ये वाली बात, तो ये लेंस की जो निकाय की जो समता है, लेंसों के निकाय की जो समता है, उसका सूत्र भी अपन को मिल गया। तो ये हमारे जो आज का डेरिवेशन था, जो संयोजन से संबंधित जो डेरिवेशन है वो हमारा ये है। अब इस पर 2-3 केस है जिसको आप पढ़ें तो हमारा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। केस फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस ये है कि दो लेंस आपने लिए और दोनों ही लिए उत्तल। हम ये देखना चाहते हैं कि जब दो लेंस आपने लिए हैं वो कभी दोनों उत्तल हो, दोनों अवतल हो, एक उत्तल एक अवतल हो, तो वो फाइनल जो निकाय है वो किसकी तरह काम करेगा, उत्तल की तरह या अवतल की तरह, इसके लिए हमारे एक केस है। तो सबसे पहले जो हमने दो लेंस लिए उसको पहले दोनों को उत्तल मानिए, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो लेंस जो बना है, निकाय जो बना है, या फिर अब जो दोनों का जो संयोजन है वो संयोजन किसके भांति कार्य करेगा, उत्तल के भांति कार्य करेगा या फिर अवतल के भांति कार्य करेगा। तो केस 1, जब दोनों लेंस उत्तल हो, केस 1 जब दोनों लेंस उत्तल है तो एक की फोकस दूरी हमने कहा था f1 है और दूसरे की फोकस दूरी f2 है, तो f1 भी धनात्मक और f2 भी धनात्मक, f1 भी धनात्मक, f1 भी धनात्मक, f2 भी धनात्मक। हमने दोनों उत्तल माने तो इन दोनों धनात्मक होना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। अब आप जब मान रखेंगे तो चिन्हों के हिसाब से रखेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो निकाय बना वो उत्तल टाइप का है या अवतल टाइप का है? तो सिंपल सी बात, f के चिन्ह से, ये किसका है, निकाय की फोकस दूरी है, तो बस जो इसका जो चिन्ह मिलेगा, इसका जो चिन्ह प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, कहूँगा उत्तल की तरह व्यवहार कर रहा है निकाय, और ऋणात्मक मिला तो कहूँगा अवतल की तरह निकाय कार्य कर रहा है। अब देखते हैं धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक। जब दोनों उत्तल हो तो दोनों f1 और f2 दोनों धनात्मक, तो यहाँ पर धनात्मक और यहाँ पर धनात्मक, प्लस इंटू प्लस प्लस अपॉन प्लस, ये भी प्लस का, माइनस का कैसे आ सकता है, जुड़ के प्लस का ही मिलेगा। तो फाइनली आपको मिला ये f जो मिला वो प्लस का मिला, और f का प्लस का मिलने का मतलब क्या है, निकाय उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा, निकाय जो है एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा। और आप कह सकते हैं ये पावर समता ये बढ़ेगी, क्योंकि एक धनात्मक P1 प्लस P2 दोनों ही धनात्मक, तो पावर जो है निकाय की वो बढ़ेगी, बड़ी पावर का हो जाएगा, ज़्यादा पावर वाला लेंस निकाय बन जाएगा अगर आपने दोनों को उत्तल लिया है तो, और उत्तल लेंस बनेगा। अब दूसरा केस सेकंड, जब दोनों लेंस अवतल हो, जब दोनों लेंस अवतल टाइप के हो, जब दोनों लेंस अवतल टाइप के हो तो क्या होगा, तो f1 भी ऋणात्मक, आप कह सकते हैं f1 भी ऋणात्मक और f2 भी ऋणात्मक। मान रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, माइनस इंटू माइनस गुणा हो रहा है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, खत्म। ये भी ऋणात्मक का, ये भी ऋणात्मक का, और देखो दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, और जुड़ के माइनस का ही नंबर देंगे, -2 -3 -5 माइनस का ही मिलेगा, और प्लस माइनस फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस का। तो फोकस दूरी क्या आई, माइनस की, और ये प्रभावी फोकस दूरी माइनस है, मतलब निकाय अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3, एक उत्तल व एक अवतल, कोई भी हो, पहला उत्तल दूसरा अवतल, एक उत्तल व एक अवतल लेंस हो। इस तो क्या होगा, जब एक उत्तल हो और एक अवतल हो तो इसका मतलब किसी को पहला को उत्तल मान लो, दूसरा अवतल मान लो। तो अगर पहला उत्तल है तो F1 धनात्मक, दूसरा अवतल है तो F2 ऋणात्मक। F1 धनात्मक, F2 ऋणात्मक। F2 ऋणात्मक, इस तरीके से। अब हमें पता करना है ये कैसे होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाए F इज इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब पता है ये एक प्लस का एक माइनस का है, गुणा होने पर माइनस का आने वाला है। अब नीचे एक प्लस का एक माइनस का है। अब हम बता ही नहीं सकते कि देखिए अगर ये माइनस का 2 हो और ये प्लस का 3 हो, अगर ये माइनस का 3 हो और ये प्लस का 2 हो, तो हम दोनों ही आंसर अलग अलग होंगे। इसमें एक आएगा, इसमें माइनस एक आएगा। तो निर्भर करता है कि बड़ा कौन है। इसमें ऊपर तो निर्भर करता ही नहीं है, माइनस आ गया है, प्लस का एक माइनस का, गुणा होने पर माइनस ही आने वाला है। पर ये जब जोड़ में है इस तरीके से, तो ये निर्भर करता है कि अपना जो बड़ा कौन है दोनों में से। तो इसका मतलब अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते कि हमारा ये प्रकृति कैसी होगी। तो पहले निश्चित करना पड़ेगा बड़ा कौन है। तो हम एक एक बार मान लेते हैं, पहले F1 को बड़ा मान लेते हैं, फिर F2 को भी बड़ा मान लेंगे, फिर बराबर भी मान लेंगे। तो इसके अंदर और 3 केस हो जाते हैं, ठीक है, और 3 केस हो जाएंगे। पहला केस में मैं किसको बड़ा मानूं, मैं मानता हूं कि F1 का जो परिमाण है वो F2 के परिमाण से बड़ा है। पहला मैंने ये मान लिया कि F1 का जो परिमाण है वो F2 के परिमाण से बड़ा है। तो F बराबर, चलिए ऊपर का तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, पहले ही एक प्लस का एक माइनस का, माइनस अपॉन। अब हमने कहा F1 का परिमाण ज़्यादा है, F1 का परिमाण ज़्यादा है, मतलब F1 कौन है, धनात्मक वाला। धनात्मक वाले का परिमाण ज़्यादा है, ऋणात्मक वाले का परिमाण कम है। तो आपको मालूम है घटने के बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो फाइनली नीचे आएगा चिन्ह किसका, प्लस का। इस साइन प्लस का आएगा। आप खुद देख लीजिए, ये F1 बड़ा है, जैसे मान लीजिए उदाहरण की तरह देख लो, -3 प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला F1 बड़ा है, तो मैंने इसको दिया 3, वो भी प्लस का प्लस। और F2 को छोटा माना, F2 को छोटा माना तो माइनस का 2। उत्तर किसका आएगा, धनात्मक का ही आएगा हमेशा। तो ठीक है, तो ये धनात्मक हो गया। अब आप देख लीजिए फाइनली क्या आंसर आया, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक, और नेगेटिव आने का मतलब ये किसके भांति कार्य कर रहा है इस केस में, जब ये लिया अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस के भांति। ये अवतल लेंस के भांति कार्य कर रहा है। दूसरा केस लेंगे, F1 जो है छोटा है F2 से, मतलब F2 का परिमाण ज्यादा है, F2 का परिमाण ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं फिर। तो F2 का परिमाण ज्यादा है तो F इज इक्वल्स टू, ऊपर तो प्लस माइनस माइनस था ही पहले से, प्लस गुना माइनस माइनस। नीचे F2 का परिमाण ज्यादा है, F2 है ऋणात्मक में, उसका परिमाण ज्यादा, तो फाइनली नीचे क्या मिलने वाला, माइनस का ही मिलने वाला है ना। 2 और माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब देखिए F प्लस का हुआ, तो ये किस लेंस की भांति कार्य कर रहा है, उत्तल लेंस के भांति। अगर ऐसा हो तो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। तीसरी बात, जब F1 का परिमाण बराबर हो F2 के परिमाण से, तब क्या होगा। तो जब F1 और F2 का परिमाण बराबर हो तो ऊपर तो आएगा माइनस, पर नीचे आप देखिए ये और ये दोनों ही बराबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, परिमाण में बराबर, 2 प्लस प्लस माइनस 2, तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा नीचे 0। तो ये बना अनंत, इससे मिलकर बना आपको अनंत, फोकस दूरी अनंत हो गई।
अब इस केस में क्या, फोकस दूरी अनंत है तो ये किस लेंस के भांति कार्य करेगा, तो हमें देखना है। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका आप देखिए, अनंत फोकस दूरी किसकी होती है, इससे आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इससे। तो अच्छे से समझिए, अनंत फोकस दूरी किसकी होती है। देखिए मैं कुछ वक्र बना रहा हूं, कुछ लेंस के वक्र बना रहा हूं। थोड़ा वक्र कम कर रहा हूं धीरे धीरे, 1 2, अब थोड़ा वक्र और कम कर दिया, थोड़ा और वक्र कम कर दिया, थोड़ा और वक्र कम कर दिया। अब इन सब में देखिए धीरे धीरे मैंने वक्रता कम की है, वक्रता ना, वक्रता कम की है। पहले ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब इन दोनों में, इस सब में देखिए स्थितियों में क्या कुछ चेंज हो रहा है, फोकस दूरी। और देखिए पहली बात देखिए, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, आपको पता है 1/f बराबर μ21 माइनस 1 1/f1 r1 माइनस 1/r2। f भी नीचे है, r1 r2 भी नीचे है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ती है तो फोकस दूरी भी बढ़ती है। वक्रता त्रिज्या कम होती है तो फोकस दूरी भी कम होती है। तो जब भी मैं कहूँ देखो तो वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है तो आप समझ लेना फोकस दूरी भी बढ़ गई। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इस केस में देखा वक्रता बहुत है बट वक्रता त्रिज्या कम। ये इतने छोटे गोले का भाग हुआ, जितना ज़्यादा वक्रता इसका मतलब उतना ही छोटे गोले का भाग, ये r छोटा, ठीक है नहीं, तो f भी क्या हुआ इस केस में कम। इसमें देखिए वक्रता कम हुई थोड़ी, तो अब ये थोड़े बड़े गोले का भाग लग रहा है अपन को, तो वक्रता त्रिज्या बढ़ी, फोकस दूरी भी बढ़ी। देखिए आप देखिए ये किस गोले का भाग है, ये इतने बड़े गोले का भाग लग रहा है। आप खुद देख लीजिए, बड़ा आप भर के बनाओगे तो आपको इतने बड़े गोले का भाग लगेगा। वक्रता त्रिज्या बढ़ी, फोकस दूरी बढ़ी। ये देखिए अगर मैं इसको बनाने जाऊं तो ये अगर इसको आगे के आगे बढ़ाएं तो ये बहुत ही बड़े सर्कल का भाग होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या और बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो फोकस दूरी इसकी और बड़ी। इसका भी बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सीधा है, तो इसका भी बनाने जाएंगे तो बहुत बड़े गोले का भाग है ये भी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा, फोकस दूरी भी ज़्यादा। तो हम क्या समझ रहे हैं, वक्रता कम होना, वक्रता त्रिज्या बढ़ना, फोकस दूरी बढ़ना। और वक्रता कम होकर कम होकर कम होकर कम होकर देखिए एक समय ऐसा हो जाएगा, वक्रता देखिए ऐसे थी, कम होते हुए कम होते हुए कम होते कम होते, और क्या हो रहा है इस कंडीशन में हो क्या रहा है, फोकस दूरी बढ़ रही है, फोकस दूरी बढ़ रही है। और इस केस में फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती, क्यों, आप खुद देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ये एकदम समतल हो गया ऐसे, पर आप कहेंगे ये तो वक्रता है ही नहीं, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ है की, नहीं। आप देखिए पृथ्वी है, बहुत बड़ा गोला है, तो उसका छोटा सा क्षेत्रफल है ना, वो एकदम क्या गोल दिखता है क्या, पृथ्वी तो गोल है इस तरीके से, तो वो गोलाकार थोड़ा दिखता है। तो अगर एक बहुत बड़ा गोला हो तो उसका जो छोटा सा जो सतह होती है वो एकदम समतल होती है, ऐसे एकदम समतल दिखती है, बिल्कुल उसमें वक्रता नहीं दिखती। तो इसका मतलब है कि ये भी एक गोले का भाग है, परंतु ये जो गोला है, ये जिस गोले का भाग है वो बहुत ही बड़ा गोला है, बहुत ही बड़ा गोला, मतलब उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत, तो वो अनंत, तो अपने आप फोकस दूरी भी क्या हो गई, अनंत। तो इसका मतलब है फोकस दूरी अनंत का मतलब ये है कि जो अब वो लेंस में वक्रता रही ही नहीं, मतलब लेंस जो है एकदम समतल कांच के भांति कार्य कर रहा है, एक कांच के भांति कार्य करेगा ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी आई है अनंत, इसका मतलब है ये न तो उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा न ही अवतल लेंस के भांति कार्य करेगा, ये तो अब एक कांच के भांति कार्य करेगा। लगाए दो लेंस, एक उत्तल एक अवतल, दोनों बराबर फोकस दूरी के, लगाने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप लेंस के बगैर ही देख लो, दो लेंसों के बगैर ही देख लो, क्योंकि अब ये समतल पटल की तरह कार्य करेगा, यह समतल पटल की तरह का व्यवहार करता है, समतल पटल की तरह व्यवहार करता है। आप देख लीजिए फोकस दूरी अनंत है तो पावर क्या हो गई, है ना, पावर तो आपके जीरो हो गई, 1/अनंत, 1/अनंत क्या हो गई, पावर जीरो। पावर जीरो होने का मतलब क्या है, कुछ मोड़ना नहीं, और पावर जीरो मतलब लेंस ही नहीं, ऐसा लेंस क्या जिसकी पावर ही नहीं है, पावर जीरो उसका। तो आप देख भी सकते हैं पावर जीरो है मतलब लेंस अनंत, फोकस दूरी अनंत है, फोकस दूरी अनंत है मतलब देखिए बहुत दूर है फोकस दूरी, और फोकस देखो जितनी दूर फोकस दूरी होगी उतना डेल्टा कम है, और फोकस दूरी को हमने अनंत बोला है, तो आप समझ गए होंगे फोकस दूरी अनंत है तो ये एक दूसरे, ये जो है इसी के समांतर हो जाएगी,
तो ये लेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक समतल पटल के भांति कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। उसका पावर 0, तो वो एक सीधे कांच की भांति व्यवहार करेगा। तो इस कंडीशन में संयोजन करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता, और किया है तो अभी एक सिंपल से कांच की भांति व्यवहार करता है। तो आज के लेक्चर में देखिए हमने बात की लेंस की समता से संबंधित, समता का फॉर्मूला, समता का मीनिंग, और एक मात्रक लेंसों का संयोजन हमने देख लिया। इस केस में आज अपन ने लेंसों के संयोजन के अंदर हमने उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाली, पावर भी निकाली, और तीनों केस जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।